हेलो ऑल। हम अपने पिछले कुछ लेक्चर्स से जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट टॉपिक है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का उसको कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक इस सीरीज के 2 लेक्चर ले लिए हैं और जो 2 लेक्चर हमने लिए थे उसका एक सीधा टॉपिक हमें इस बार के मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बल्कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर हैं या फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट हैं 19th सेंचुरी की और 20th सेंचुरी की, उनको हम कवर कर लें। तो उस सीरीज में एक नया लेक्चर में लेकर आप लोगों के सामने पेश हुआ हूं, जहां पर हम रिफॉर्म मूवमेंट्स खासकर वेस्टर्न इंडिया की कवर कर रहे हैं इस टाइम पर। उसमें हम ये 3rd लेक्चर कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हम अपने कुछ रिफॉर्मर वेस्टर्न इंडिया के कवर कर चुके हैं। हमने महादेव गोविंद रानडे कवर कर लिए, हमने ज्योतिबा फुले कवर कर लिए, हमने बहरमजी मालाबारी कवर कर लिए। अब उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो और इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर हैं हमारे वेस्टर्न इंडिया के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी, उनको हम कवर करने वाले हैं। और उसी सीरीज में हमारे जो आज के पहले रिफॉर्मर रहेंगे वो रहेंगे दादोबा पांडुरंग। एक बहुत ही पॉपुलर नेम है हमारे महाराष्ट्र में। और दादोबा पांडुरंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये ब्रदर्स थे ना, पांडुरंग ब्रदर्स, दादोबा पांडुरंग एंड आत्माराम पांडुरंग, इनका सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जो महाराष्ट्र में हुई हैं उनमें बहुत बड़ा रोल है। ना सिर्फ इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं बल्कि उनके साथ साथ इन्होंने अपनी पब्लिकेशंस के थ्रू भी जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है उसको प्रोपोगेट किया है। इन्होंने एक नई क्लास को जन्म दिया था जो हमें बाद में 19th सेंचुरी के एंड में तिलक और गोखले की फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो एक जो शुरुआत है ना महाराष्ट्र में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की, उनमें पांडुरंग ब्रदर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव रोल है। अगर हम दादोबा पांडुरंग की बात करें तो ही वॉज द अर्लीस्ट सोशल रिफॉर्मर एंड एक्टिविस्ट ऑफ महाराष्ट्र। एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका नेम है इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, खासकर 19th सेंचुरी में, क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन करे। इन्होंने महाराष्ट्र की ग्रामर बनाई। तो आपको बता दूं कि ही रोट एक्सटेंसिवली ऑन रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स। और ये उस टाइम की बात है जब ऐसा करना बहुत फॉरबिडन माना जाता था। अंग्रेज तो इस चीज को अपोज करते ही करते थे, लेकिन जो इंडिया के कंजर्वेटिव थे वो भी नहीं चाहते थे कि कोई उनके धर्म के खिलाफ कुछ बोले, कोई रिफॉर्म की बात करे, कोई बोले कि नहीं ये मूर्ति पूजन गलत है। तो उस चीज को बहुत ही गलत माना जाता उस टाइम पर। तो उस टाइम पर ऐसी आवाज उठाना, ऐसी पब्लिकेशन करना अपने आप में बहुत हिम्मत वाला काम था। ठीक है, और इन्होंने रिचुअल्स को अपोज किया, कास्ट को अपोज किया, और जो विडो रीमैरिज थी उसको बहुत सपोर्ट किया इन्होंने बोला कि देखो विडो भी एक तरह की ह्यूमन है। उसका पति अगर अर्ली डेथ उसकी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विडो को भी सती प्रथा का फॉलो करवाओगे या फिर उसकी मैरिज नहीं करोगे, उसको बोलोगे कि अपने बाल कटवा के तो जिंदगी भर एक गंदा जीवन जी। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई। और एजुकेशन फॉर वुमेन, ठीक है। और इनकी जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन मानी जाती है दादोबा पांडुरंग की, वो ये कि इन्होंने ग्रामर ऑफ मराठी लिखी। इनकी एक बुक है महाराष्ट्र भाषी व्याकरण। यहाँ पर इन्होंने 1836 में बताया कि हम एक ग्रामर दे रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, मराठी लैंग्वेज के लिए, जिसको आगे बच्चे फॉलो कर सकते हैं। इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट माना जाता है। बहुत एजुकेशनली ये काफी स्ट्रांग थे। इन्होंने वेस्टर्न स्कॉलरशिप्स भी जीती हैं और उसके साथ साथ बाद में एक बहुत अच्छे टीचर भी बने हैं। ठीक है, ही फाउंडेड परमहंस सभा इन 1840। 1840 में इन्होंने परमहंस सभा को एस्टेब्लिश किया। और इसके बाद इन्होंने एक और काम किया कि इन्होंने उपायुक्त जन प्रसारक सभा, जहां पर इन्होंने बच्चों को बताया कि हम किस तरीके से और अच्छे लिटरेरी जो पब्लिकेशन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, उपायुक्त जन प्रसारक सभा। ठीक है, और महाराष्ट्र में जो इन्होंने परमहंस सभा बनाई ना, इससे बाद में और बहुत सारे रिफॉर्मर जुड़ेंगे। इट इज नोन एज दी फर्स्ट मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, और इनको बोला जाता है कि ये काफी एक ऐसे आदमी थे जिनको बहुत बार लोगों ने अपोज करने की कोशिश करी, बट ही वॉज अ वेरी रिजिड पर्सनैलिटी, बहुत रिजिड पर्सनैलिटी। और इनका इन्फ्लुएंस हमें महाराष्ट्र के जो न्यू लीडर्स थे, जो यंग ब्रिगेड थी, फॉर एग्जाम्पल एमजी रानाडे, या फिर हम बात करें गोखले की या फिर तिलक की, उनके ऊपर इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। ही वॉज द ब्रदर ऑफ आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, जो बाद में हमें 1870 में प्रार्थना सभा जो सभा है, प्रार्थना समाज है, उससे एसोसिएट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, दादोबा पांडुरंग जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेजर रिफॉर्मर की, जो है विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। ठीक है, 1850 में पैदा हुए, 1882 में डेथ हो गई। बहुत छोटी इनकी लाइफ थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। इनको एक बहुत ही प्रोमिनेंट मराठी राइटर माना जाता है
और इनका जो मॉडर्न मराठी प्रोज स्टाइल है, जो काव्य स्टाइल है इस टाइम पर, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट इनका देखने को मिलता है। ठीक है, इन 1874 इन्होंने एक मंथली मैगजीन स्टार्ट करी, इसका नाम था निबंधमाला, जहां पर सोशल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग ये डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते थे। उसके बाद चिपलंकर ने फाउंड करी एक और मंथली मैगजीन जिसका नाम था काव्यइतिहास संग्रह, जहां पर इन्होंने बोला कि जो हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र है या फिर जो महाराष्ट्र की पुरानी कविताएं हैं उनसे मैं लोगों को फेमिलियर करवाता हूं। उसके बाद ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड मैनी एंशिएंट एंड फॉरेन वर्क्स, जो हमारी पुरानी बुक्स थी जैसे बाणभट्ट की बुक थी, उनको उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया इनटू द मराठी लैंग्वेज, ताकि और लोग भी उसका फायदा उठा पाए। 1880 में इन्होंने विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर बनाई न्यू इंग्लिश स्कूल इन पुणे, एक इन्होंने स्कूल ओपन किया। देखिए, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो इंग्लिश का सपोर्ट तो करेंगे कि हाँ इंग्लिश बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये इस चीज को भी सपोर्ट करेंगे कि हमें अपनी जो पैट्रियोटिक एजुकेशन है, जो हमारी इंडिजिनस एजुकेशन है, उसको भी बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंड करी इन 1884, जिसके साथ हमें बाद में गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले एसोसिएट होते हुए दिखेंगे। Soon afterward they established फर्गुसन कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज जहां से महाराष्ट्र के बहुत जो आगे के लीडर्स हैं वो पढ़ते हुए वहां से हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में बोला जाता है कि ही इज अगेन छोटा लाइफ लेकिन बहुत बड़ा इनका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेगा, खासकर इन द एरिया ऑफ मराठी राइटिंग्स। ठीक है, और इनको बोला जाता है बृहस्पति ऑफ मराठी लिटरेचर या फिर द शिवाजी ऑफ मराठी लैंग्वेज। मतलब बहुत बोल्ड थे, ऐसा नहीं था कि इनके मन में जो आया वो ये नहीं बोलेंगे सामने वाले को देखकर, इनके मन में जो आया वो अपनी कविताओं के थ्रू ये पक्का निकालते थे। और इनका जो इम्पैक्ट था ना, इनकी जो भाषा थी वो थोड़ी ऐसी भाषा थी कि जहां पर आपको दो मीनिंग देखने को मिलेंगे। एक मीनिंग जहां पर इनकी कविताएं होंगी सिर्फ एक लिटरेरी मीनिंग, और दूसरा मीनिंग जहां पर ये लोगों को मोटिवेट कर रहे होंगे कि आपको राइज होना है, आपको कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अपोज करना है। तो इसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब बात करते हैं आज के थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे रिफॉर्मर हैं महाराष्ट्र के, एक बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी गोपाल कृष्ण गोखले की। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को हम ना सिर्फ एक रिफॉर्मर बोलेंगे बल्कि उसके साथ साथ ही वॉज एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट, एक बहुत बड़े पार्लियामेंट्रियन, और उसके साथ साथ ही वॉज अ मॉडरेट लीडर। देखिए, पार्लियामेंट्रियन मैं क्यों बोल रहा हूँ गोपाल कृष्ण गोखले को, क्योंकि जो इनकी बजट स्पीचेस होती थी इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वो काफी धमाके वाली होती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत लाउड बोलते थे या फिर इनकी बोलने का स्टाइल बहुत डिफरेंट था, ऐसा नहीं, लेकिन जब ये बोलते थे ना तो ये काफी तैयारी के साथ बोलते थे। इनके पास ऐसे फैक्ट होते थे जहां पर ये जो ब्रिटिश डाटा था उसको इजीली रिफ्यूट करवा देते थे। तो जब भी ब्रिटिश वाले बजट बनाते थे ना इन दी पीरियड 1900 टू 1910, वो बहुत डरते थे कि गोपाल कृष्ण गोखले अपनी स्टडी करके आएंगे और हमारी इस बजट की स्टडी को रिफ्यूट कर देंगे। उसके साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले को एक बहुत बड़ा मॉडरेट लीडर बोला जाता है। आपने सबने पढ़ा होगा कि जब आईएनसी की फॉर्मेशन होती है 1885 में, तो उसके बाद 1905 तक के पीरियड में हम मॉडरेट फेज कहते हैं कांग्रेस का। एक ऐसा फेज जहां पर जो हमारी कांग्रेस है वो प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट पर बिलीव करती है। एक डायरेक्ट जो चैलेंज है ब्रिटिश अथॉरिटी को वो नहीं देती है, जैसे बाद में एक्सट्रीमिस्ट देंगे। और यहां पर इनको लगता है कि ब्रिटिश ऐसा गलत नहीं है, ब्रिटिश की जो ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन अगर हम ब्रिटिश को बता पाए कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति दयनीय है, तो कहीं जो लंदन में ब्रिटिश वाले बैठे हैं वो पक्का हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है इसलिए वो हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। मॉडरेट को ऐसा लगता था। ये कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स थे एक अपने प्रोटेस्ट करने के, उनको फॉलो करते थे, जिनका बाद में इनको नुकसान भी हुआ। ये पब्लिक प्रोटेस्ट पे इतना ट्रस्ट नहीं करते थे। इनको लगता था कि पहले हम लोगों को पॉलिटिसाइज करते हैं, लोगों में मैटर को पब्लिसाइज करते हैं, उसके बाद हम प्रोटेस्ट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उनमें जो मॉडरेट लीडर है अर्ली, उनमें गोपाल कृष्ण गोखले को बहुत ही प्रोमिनेंट माना जाता है, बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी माना जाता है। ठीक है, अगर मैं पब्लिकेशन की बात करूं तो इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया था, द हितवाद, द पीपल पेपर, और उसके साथ साथ इन्होंने सार्वजनिक सभा का जो जर्नल था उससे भी एसोसिएटेड थे। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूं तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमें गोपाल कृष्ण गोखले की एसोसिएशन देखने को मिलेगी। खासकर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोसाइटी जहां पर हमें बाद में और भी बड़े बड़े नेम सुनाई मिलेंगे। NM जोशी का नाम हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसी सोसाइटी थी जहां पर कुछ लोगों को इंक्लूड किया गया और उनको बोला गया कि आप ऐसे काम करो जो लोगों के भले के लिए हैं, आप इंडियन जो फीलिंग्स है उनको आगे और लोगों को बताइए, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इन्होंने जो पॉलिटिकल मैसेज था इंडियन फ्रीडम का वो भी प्रोपोगेट किया। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोसाइटी में देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1905
टू 1910। ठीक है, उसके बाद जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनके जो गुरु थे उनको माना जाता है एमजी रानाडे को। एमजी रानाडे इनके एक तरह के जो पॉलिटिकल गुरु थे, वो उनका इन्फ्लुएंस इनकी डिफरेंट जो इनकी बोलने का स्टाइल था, या फिर जो इनका पढ़ने का स्टाइल था, या फिर जो इनका लिखने का स्टाइल था, उस पर हमें एमजी रानाडे का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उन्हीं की याद में इन्होंने एक स्कूल बनाया, रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके साथ साथ ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ पुणे म्यूनिसिपैलिटी, और उसके साथ साथ जो बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस है उसके भी सेक्रेटरी थे। तिलक के साथ मिलकर ये 1895 में कांग्रेस के भी जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड एज द ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ द सार्वजनिक सभा पुणे इन 1890, और ही सर्व्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो इनका इम्पैक्ट महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में या फिर महाराष्ट्र के कल्चर में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनकी राइटिंग्स हो गई, इनकी सोसाइटी हो गई, और इनकी एसोसिएशन विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इनको एक लेवल ऊपर कर देती है एज कम्पेयर टू अदर रिफॉर्मर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का भी पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है। महात्मा गांधी ने स्पेशल इनके ऊपर बुक भी लिखी है गुजराती में, जहां पर उन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरी पॉलिटिकल लर्निंग पर, खासकर इंडिया की, नॉट ऑफ साउथ अफ्रीका, खासकर इंडिया की, उसमें मुझे एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मिली है फ्रॉम दी गोपाल कृष्ण गोखले पर्सनैलिटी। और गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसे लीडर थे जो कहीं ना कहीं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसको एक डायरेक्शन देने में सफल रहे। ठीक है, और इनको ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ने इनकी जो मेरिट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ब्रिटिश इनसे बहुत डरते थे, और ब्रिटिश इनको एक बहुत ही कैपेबल आदमी मानते थे। जो जब 1909 के मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आएंगे, तो वहां पर गोपाल कृष्ण गोखले को अप्रोच किया गया था कि आप भी अपनी रिकमेंडेशन दें कि हम कौन से इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स कर सकते हैं इस बार के 1909 के रिफॉर्म्स में। देखिए, एक बात सब जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे शायद कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बाद में पाकिस्तान के पहले वो भी बनते हैं, क्या कहते हैं उनको, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टाइप का, जैसे वाइसरॉय टाइप का, उनको हम प्रेसिडेंट बोल सकते हैं उस टाइम का। तो जैसे इंडिया में सी राजा गोपालाचारी थे, है ना, हमारे लास्ट एक तरह के वाइसरॉय, तो सेम पोस्ट वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां पे ली थी। तो वो उनके ऊपर भी जो इन्फ्लुएंस था, उनके भी जो पॉलिटिकल गुरु थे, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ही वाज आल्सो अपॉइंटेड एज द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर इन 1904 न्यूयॉर्क ऑनर्स लिस्ट। तो एक बहुत ही बड़ी रिकॉग्निशन थी उस टाइम पर किसी पर्टिकुलर इंडियन के लिए। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को आप जानिए कि एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी, एक बहुत ही डिफरेंट, शांत, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी ड्यू टू हिज वर्ड्स, ड्यू टू हिज स्पीचेस। ठीक है, और कंट्रोल उनका। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जो हम कवर कर रहे हैं अपनी लेक्चर के थ्रू। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब टाइम आ चुका है कि हम कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम दी टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ परमहंस सभा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से परमहंस सभा के फाउंडर थे। आई होप कि आप लोगों को आंसर आता है, दादोबा पांडुरंग। ठीक है, अब आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी हैं, आपको उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ विष्णु शास्त्री चुपलुंकर। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको राइटिंग प्रैक्टिस अगर करनी है तो हमारा यूट्यूब जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप अपना आंसर पेस्ट करिए, हम उसका रिव्यू भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। हमारी HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च है, जहां पर हम आपको 3000 में 18 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं विद 100 क्वेश्चंस। और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं हिमाचल 30, तो आप इस पर 30% डिस्काउंट और अवेल कर सकते हैं। और ये कूपन कोड जो है वो वैलिड है टिल 26 दिसंबर 2021। इसके साथ साथ वी हैव लॉन्च्ड अ कंप्रिहेंसिव कोर्स फॉर 2022, जहां पर हम आपको GS, CSET, मेंस एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ऐसे राइटिंग प्रोग्राम और करंट अफेयर सब प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर भी इसका प्राइस है 25,000, लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं हिमाचल 30, तो आप 26 दिसंबर तक 30% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CSET कोर्स फॉर दोज स्टूडेंट जिनके CSET काफी टफ है, जो CSET क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगेन यहाँ पर हिमाचल 30 कूपन कोड यूज करके आप 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।